अच्छा सर, जैसे कि आपको पता होगा कि बबरलो में हमारी कराची बार एसोसिएशन का और सारे सिंध के वकलाओं का धरना चल रहा है इस केनाल वाले इशू पे। उसके अलावा सिंध बार ने भी डायरेक्शन दी हैं कि भाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी सस्पेंड की जाएं जब तक ये ख़त्म नहीं होता इशू। तो आप इस इशू को ना कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं, ये है क्या, इसमें क्या होनी चाहिए, ये केनाल नहीं बनने चाहिए? तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। अच्छा, इसमें इट स्टार्टेड विद ये हमारे एक फेडरल की अथॉरिटी है इरसा नाम की, जो रेगुलेट कर रही होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर बिटवीन द प्रोविंसेस। क्योंकि तीन चार रिवर्स ही हैं पाकिस्तान में, जिसमें से दो रिवर्स का तो अ, सतलज और मेरे ख्याल से रावी का जो फ्लो है वो इंडिया ने रोक दिया था, जिस पे कोई ज़्यादा कन्फ्रंटेशन नहीं आई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या पंजाब की तरफ से। Indus River is the main now line which is uh, providing water from KPK to Punjab to Sindh, including Karachi obviously. तो अब अब ये है कि इरसा ने सर्टिफिकेट दे दिया रिसेंटली, जब फेडरल गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल दिया विद रिगार्ड टू न्यू कैनाल्स टू बी मेड इन साउथ पंजाब, which would be diverted towards the Cholistan desert, उसको ग्रीन करने के लिए। अब जब इस किस्म का कोई प्रपोजल आता है तो इरसा की सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। इरसा क्या सर्टिफिकेट देता है कि वेदर कोई भी अगर डाइवर्जन बनेगी आ, उस इंडस रिवर से, तो क्या इनफ वाटर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन तय हुआ है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रॉन्ग, 1971 में एक डिस्प्यूट छिड़ा था प्रोविंसेस में विथ रिगार्ड टू वाटर अवेलेबिलिटी। तो उसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके, ये सब बैठे थे और आपस में परसेंटेजेस तय की थी कि इतना परसेंटेज उस वाटर फ्लो का सिंध में जाएगा, पंजाब में जाएगा, और उसकी स्पेसिफिक परसेंटेजेस हैं, मैं कोट नहीं कर रहा क्योंकि आई मे बी रॉन्ग, तो वो हैं, वो तयशुदा है। अब क्योंकि वो तयशुदा है, इस हवाले से अब जो फर्दर डाइवर्जन अगर क्रिएट होती है इंडस वाटर से, तो उस पर फिर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है ऐसा का कि वाटर अवेलेबल है कि नहीं है इतना, कि आप ऑब्वियसली अगर सिंध से पहले कोई डाइवर्जन बना रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट ज़रूरी है कि सिंध के जो हिस्से का वाटर है वो इनफ होगा आफ्टर दिस डाइवर्जन। अगर आप पंजाब से पहले कोई डाइवर्जन बना रहे हैं तो फिर आपको फिर सर्टिफिकेट चाहिए। अब मसला कहाँ से बढ़ा, जब इरसा ने सर्टिफिकेट वाटर अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू कर दिया कैनाल्स की फॉर्मेशन के लिए कि वाटर इनफ अवेलेबल है, आप बनाएं। उसकी कॉन्सिक्वेंस में ये हुआ कि उसके कैनाल्स की फॉर्मेशन के लिए जो पैसे रिलीज होने थे वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिए। ये इशू उठा क्योंकि अब देखें, बार्स में भी जो लोग वकील बने हुए हैं वो कोई मार्स से तो नहीं आए, वो आसमान से नहीं आए, दे बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ सिंध। ठीक है, मोस्टली दे हैव लैंड्स, कोई हारी का बच्चा है तो कोई ज़मींदार का बच्चा है। ठीक है, 80% सिंध की जो इकोनॉमिकल सोर्स है वो एग्रीकल्चर है, वो 80% में से कोई वकील बने तो दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड। तो ऑब्वियसली कोई लोग कहते हैं कि ये बाहर क्या ये बाहर का इशू है कि नहीं है, तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि ये इशू फिर बाहर में रेज होना। अब किसी के घर पे घुस जाओगे तो वो बाहर में आएगा इशू। तो वो बाहर में ऑब्वियसली रेज हुआ, बाहर ने स्टैंड लिया, पहले स्ट्राइक्स कॉल की, कंडेमनेशन इशू की, उससे कुछ नहीं हो सका। तो अल्टीमेटली यूजिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट अनाउंस हुआ है। अब जो प्राइमरी मसला है वो यही है कि जो वाटर सर्टिफिकेशन इशू हुई है अवेलेबिलिटी की, वो गलत इशू हुई है एज पर द बार एसोसिएशन। पानी ऑलरेडी सिंध का कम, माई इन्फॉर्मेशन इज 40% अलॉट करना था सिंध को, जो ऑलरेडी कम इशू हो रहा है, कम आ रहा है सिंध में, और इस कैनाल्स के बाद और पानी कम हो जाएगा सिंध के लिए।
तो वैसे ही एग्रीकल्चर ज़मीनें हैं बंजर हो जाएंगी। कराची में किंजर लेक से पानी आता है, किंजर की मेन सोर्स इंडस है। तो कराची में भी जो लोग नहीं उठ रहे, मैंने इसमें भी वॉइस रेज की है, बिल्कुल। तो कराची भी अफेक्ट होगा, क्योंकि शहरी इलाकों से इतना रेजिस्टेंस नहीं आ रही इस बात पे, आनी चाहिए, क्योंकि शहरी इलाके अक्सर रिएक्शन में उठते हैं। जब तक उनके घर तक बात नहीं आती तब तक वो नहीं रिएक्ट करते। तो घर तक बात आ जाएगी तो मेरे ख्याल से फिर फ़ायदा भी नहीं होगा। अब क्यों ना जो भाई निकले हुए हैं, जो लोग निकले हुए हैं, उनके साथ आप लोग भी निकलें और हम आवाज़ हों, क्योंकि ये सबका इशू है। एक बात। दूसरी बात ये कि अब प्रोग्रेस हुई है इसमें, कहा जा रहा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, क्योंकि प्रोविंस और फेडरेशन के बीच में कोई भी अगर तनाज़ा हो वो सीसीआई में हल होता है। तो सुना है कि तो ये बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब आपस में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने कहा है कि इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके जाया जाएगा इशू को, और इसको हल किया जाएगा। मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा पॉलिटिकल जो एलीट है उनकी तरफ से, और इसमें टेंडर्स और पैसा बहुत इन्वॉल्व है, डीप पॉकेट, जो गा के हाथ आए शाह महमूद कुरैशी, इसमें डीप पॉकेट्स बड़े इन्वॉल्व हैं। इसमें एस्टेब्लिशमेंट्स के स्टेक्स बहुत इन्वॉल्व हैं। और सबसे गलत बात जो इसमें हो रही है वो ये कि जो भी ये कैनाल्स की फॉर्मेशन या फार्मिंग होगी, उसकी जो इनकम है वो स्पेसिफिक लोगों की पॉकेट्स में जा रहे हैं, रादर देन गोइंग टूवर्ड्स द लोकल पॉपुलेशन और उनकी अपब्रिंगिंग के लिए। अगर वो हो तो फिर भी थोड़ा डिबेटेबल बात हो जाती है। सो मेरा ये कहना है कि अब एक तो ये बात है कैनाल्स की, कैनाल्स के अलावा दूसरे मामलात में जो दूसरा एजेंडा बाहर का है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग का है। उसके अगेंस्ट में बाहर निकले रहे हैं प्रोटेस्ट पे, और जिसको ख़ास तौर पे जो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी सिंध में, उन्होंने अलॉट किया था जो सिंध के स्टेट लैंड्स हैं उनको, स्पेसिफिक ग्रीन पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी है जिसके मेजर डायरेक्टर, जो अगर आप एसएससीपी से अभी निकाल रहे हैं तो बड़े रिटायर्ड कर्नल हैं या मेजर जनरल हैं, वो हैं। और एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव करके उसको वो किया गया है, और कंपनीज अलॉट करती जा कंपनीज को लैंड अलॉट किए जा रहे हैं। रिसेंटली कोई उमरकोट से कोई 14,000 एकर्स उनको अलॉट किए गए। सबसे बड़ा मसला ये है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब चीज़ अलॉट हो जाती है उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, उसमें फार्मिंग्स हो जाती हैं, उसमें मामलात बन जाते हैं, उसमें फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उसके बाद ये चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती। तो इतने इतने हज़ारों एकर्स, 52,000 एकर्स तकरीबन मुझे पता लगा है कि वो सिर्फ के अलॉट हो जाएंगे, जिसका कोई, अलबत्ता कह तो रहे कि लीज पे अलॉट होंगे 20 ईयर्स की, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये फिर कभी रिवर्स होगा। कराची के घर भी तो 99 ईयर्स की लीज पे थे ना, आप ओनर ही बन जाते हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स गोना रिवर्स। तो मेरे ख्याल से तो कुछ ज़मीनें बचेंगी ही नहीं फिर, सिंध की कोई भी एग्रीकल्चर ज़मीन नहीं बचेगी जो कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की नज़र नहीं हो जाएगी, जिसका शेयर सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी को और परहैप्स कुछ एलिट लोगों को जाएगा। लोकल लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है, हारियों का कोई फ़ायदा नहीं है, किसानों का कोई फ़ायदा नहीं है, एजुकेशन पे कोई फ़ायदा नहीं है, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे ख्याल से इसको जितने भी तरीक़ों से, एंगल से इसको मरम्मत की जाए कम है, और इसको हर तरीके से रेजिस्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा सर, जैसे कैनाल्स हो गए इंडस रिवर पे और कॉरपोरेट फार्मिंग, ये तो इंटरनल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के। रिसेंटली जैसे इंडिया ने ये अनाउंसमेंट की कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड इन अबेंस कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो कर सकते हैं, उनकी जो है डोमेन में है, या बीच में वर्ल्ड बैंक है वो नहीं कर सकते? अच्छा, वो 1961 का है इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें जो एक क्लॉज का जिक्र कहते हैं कि ये वन साइडेड अबेयर्स में नहीं जा सकती। 1948 में पहले इन्होंने एक दफ़ा किया था, इसको अबेयर्स में लेकर गए थे, जिसमें फिर पाकिस्तान यूएन में गया था।
आर्बिट्रेशन पे, और वो चीज़ हल हुई थी। तो कोई भी कंट्री इस ट्रीटी के मुताबिक कोई वन साइडेड इसको अबेंस में लेके नहीं जा सकती। एंड टू पुट इन अबेंस दिस वाटर इज एन एक्ट ऑफ वॉर, उसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया गया है। क्योंकि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, राइट। और वैसे ही पानी की जितनी भी शाखें हैं, पानी के जितने भी सोर्सेज हैं जहाँ से शुरू हो रहा है, वो कश्मीर से, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ से शुरू हो रही है बात। फिर उससे पहले जाएँ तो फिर चाइना की तरफ भी है। तो अब ये इशू है। तो राइटली और रॉन्गली वी आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया ऑन दिस, बट इंटरनेशनल लॉज हैं क्योंकि तो उस पर ऑथोरिटीज़ हैं, तो उसको डिस्टर्ब वो नहीं कर सकता इंडिया। अगर वो करता है इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। ये तो वही बात हो गई कि आप किसी को वैक्यूम में बंद कर दो और उसके बाद फिर उसकी ऑक्सीजन बंद कर दो या उसका पानी बंद कर दो, तो डैट इज़ एन इक्विवेलेंट टू पुटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब, जो कि शायद 1 साल बाद जाके आपके सर पे गिरेगा, लेकिन 1 साल तक आपको प्रॉपर, आई थिंक दैट इज़ मोर लीथल। पानी बंद कर देना इज मोर बिल्कुल लीथल। ये बिल्कुल तो आप डेली ऐसा ही है। आपका वो है ना, आपके पहले क्रॉप्स खत्म हो जाएंगे, फिर आपको आपका क्लीन वाटर खत्म हो जाएगा, फिर आपके मवेशी खत्म हो जाएंगे, फिर आपका पूरा इरिगेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। आई थिंक दैट्स नॉट इवन, मतलब ये कोई डिबेटेबल बात ही नहीं है। दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और सुना है हमारे जो जनरल साहब हैं, कीपिंग ऑल द क्रिटिसिज्म असाइड, उन्होंने कहा है कि द मोमेंट कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है इंडस वाटर में इंडिया की तरफ से, तो उसको बॉम्ब किया जाए। मेरे ख्याल से राइटली ये सही बात है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। तो जितने भी नज़रियाती और इंस्टीट्यूशनल इख्तलाफ हों, एक स्टेट में तो आप रहते हैं जिसके अंदर, बाउंड्री के अंदर आप हैं, उसको तो हमें सेफ गार्ड करना ही है, चाहे कुछ भी एग्जैक्टली। हो जाए। तो आई थिंक वी आर विद द गवर्नमेंट एंड विद द आर्म फोर्सेस एंड विद द कंट्री अगेंस्ट दिस ऑब्वियसली। अगर कोई भी एक्सटर्नल, ठीक है, आपस में एक लड़ाइयाँ एक अलग बात है, वो है, राइट्स की लड़ाइयाँ हैं, तो हज़ार मसले हैं। मेरे ख्याल से जितने मसले गिनाए जाएँ कम है। बट कोई बाहर से ही हमारा पानी बंद कर दे, तो आई थिंक सिंध तो अफेक्ट होगा ही होगा, एग्जैक्टली। ओवरऑल कंट्री अफेक्ट हो जाएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं रही ना। फिर तो पंजाब और सिंध एक ही सफ में खड़े हो गए, हाँ महमूद हाँ। आया। तो बस ये बात है। आई थिंक इसमें कोई डिबेटेबल नहीं है, और वो वन साइडेड नहीं कर सकता इवेंट्स में। बिल्कुल सर, क्योंकि उसको जैसे आपने बोला एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। ऐसे ही एग्जैक्टली।